देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड हो गया साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन का नाम, ठीक है। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और लेमा मतलब कि एक पुराना स्टेटमेंट को यूज करके जो नए स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है उसको लेमा कहते हैं। है समझ में? तो यूक्लिड साहब जी ने अपने नाम पे ही इस पूरे थ्योरम का नाम रख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी डिवाइड करने के लिए जो थ्योरम यूज करोगे उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आया समझ में? इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें ए क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ पे जो बी है वो क्या है? डिवाइजर। क्यू क्या है? क्वोशिएंट। और आर क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर है, समझ में? यहाँ तो कोई डाउट है? एक चीज याद रखना, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो, ऑलवेज, ठीक है। और छोटा, बराबर नहीं कह रहे हैं, छोटा कह रहे हैं। छोटा होगा किससे? तो डिवाइजर से। छोटा होगा किससे? डिवाइजर। यानी जिस चीज से तुम डिवाइड कर रहे हो उससे ऑलवेज क्या होगा? वो छोटा होगा। जैसे अगर तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो रिमाइंडर, अच्छा, पूरे डिवाइड को कब छोड़ते हैं? 5 को 3 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 है। वो मतलब डिवीजर डिवाइजर छोटा हुआ ना। समझे? समझो क्या कह रहे हैं, ये समझो पहली बात। अगर तुम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो 5 को डिवाइड कर रहे हो 15 से, है तो मतलब 16 से कर लेते हैं। 5 का डिवाइड कर रहे हो 16 से, ठीक है। तो कब तुम जा करके वो डिवाइड को छोड़ते हो? जब लास्ट में कोई एक ऐसा रिमाइंडर बच जाए जो जो जिससे हम डिवाइड, जैसे 5 को डिवाइड कर रहे हैं उससे वो छोटा आ गया। अब उससे छोटा आ गया तो अब तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, हाँ तब एक जीरो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो डेसिमल में तो हमें चाहिए नहीं। एग्जैक्ट चाहिए। हमारा तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो कब छोड़ते हैं? जब उस डिवाइजर से छोटा वैल्यू रिमाइंडर आ रिमाइंडर आ जाए, जाए। तब हम डिवाइड वहीं पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर है। आ रहा है समझ में? क्या कह रहे हैं? नहीं आया होगा समझ में। जैसे समझो, 5 को डिवाइड करना है हमें 18 से, तो डिवाइड करते हैं तो 3 बार में 15 आ गया, बचा 3। अब तो ये वैल्यू छोटा हो गया ना इस 5 से। 5 से छोटा हो गया। ये वाला जो वैल्यू आया ये तो इस 5 से छोटा हो गया। रिमाइंडर को हमारा डिविडेंड आ गया समझ? डिवाइजर डिवाइजर से छोटा वैल्यू है तो ये, हाँ, तो ये है डिवाइजर, वो डिवाइड ठीक है। ये है डिविडेंट, ये है क्वेश्चन डिविडेंट, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्वेशेंट। आया समझ में? और ये है तुम्हारा रिमाइंडर। रिमाइंडर। आया समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? ये तो बेसिक सा चीज है, इसमें तो आना चाहिए। और इसी चीज को यूज करके जो यूक्लिड साहब है एक फॉर्मूला निकाले, और वो बोले कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस जी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ, ये इसका जनरल फॉर्म है। अब समझो, पी है डिवाइजर, ठीक है। अब डिवाइजर जितना भी हो, जैसे मानो डिवाइजर का वैल्यू है यहाँ पर 5, तो रिमाइंडर कितना कितना बैठेगा? तो इसका रिमाइंडर टोटल 5 बैठेगा। जितना डिवाइजर होगा उतना ही रिमाइंडर होगा। आया समझ में? उतना ही रिमाइंडर आएगा उसका। जैसे इसका रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसका रिमाइंडर 1 भी हो सकता 2 भी है, हो सकता इसका रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, है, 3 भी हो सकता है, और 4 हो सकता है। 5 नहीं होगा। नहीं क्यों? क्योंकि 5 देखो हुआ तो यहाँ पे कैंसिल। लिखा हुआ है कि 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, और उस वैल्यू से छोटा हो। आया समझ में क्या कह रहे हैं? हाँ, जो डिवाइजर है उससे छोटा, उससे जितने नीचे होंगे हाँ, वैल्यू वो वो सारे उसके सारे रिमाइंडर ही हैं। रिमाइंडर्स आ गया समझ में? रिमाइंडर आएंगे ही। आएंगे। आएंगे। हाँ, आ भी आएंगे। सकते हैं, आप नहीं भी आ सकते। अब वो डिपेंड करता है डिविडेंड के ऊपर कि डिविडेंड कैसा है। कितना आया गया तुम? उसके लिए कोई डाउट है? जैसे अगर हम यहाँ पे 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है 5 को, अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, 19 से अगर करते तो 4 आता, 19 से करते हैं तो 4 आता है, 20 से करते हैं तो पूरा कट जाता पूरा है। कट जाता। तो लास्टली कितना डिवाइजर आ रहा है? अच्छा 5 रिमाइंडर आ रहा है, 5 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो जितना जितने नंबर का डिवाइजर होगा उतना ही तुमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। जैसे अगर 14 को डिवाइड कर रहे हो, 14 हमारा डिवाइजर है, तो रिमाइंडर कितना हो? 14 होगा, 14 ही हो, 14 ही होगा क्योंकि जीरो भी तो जीरो से मिलाओगे। स्टार्टिंग का होता है। आ रहा समझ में? कोई डाउट है? तो यही है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा।
फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई ए और बी दो वैल्यू है, ठीक है, इनका पेयर निकालना है, ठीक है। तो ए जो है तुम्हारा क्या है, डिविडेंट, ए सबसे बड़ा वैल्यू है उसमें। जैसे समझो 5 और 145, इसमें डिविडेंट और डिवाइजर कौन होगा? तो जो बड़ा वैल्यू है वो डिविडेंट, और जो छोटा वैल्यू है वो डिवाइजर। आगे समझ में क्या कह रहे हैं? तो ये है तुम्हारा, मान लो ये है संख्या ए और ये संख्या है बी। बी, ठीक है। लेकिन इस संख्या में ए को बड़ा लिया गया है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो बड़ा वैल्यू है वो ए है और जो छोटा वैल्यू है वो 5 बी है। बी है। आ गया समझ में? कोई डाउट है? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ तक समझ में आया? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे अब इस 145 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है, करो जरा, दो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 एक बार 100 दो बार में 10 दो बार में 10, और 4 आया, 5 5 आ गया, 9 बार में 29 9 बार में 45 चला गया, पूरा पूरा रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो इस पूरे फॉर्मेट को कैसे लिखोगे? 145 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई 29 प्लस जीरो प्लस जीरो, इस फॉर्मेट में लिख दिए इस चीज। कोई डाउट नहीं यहाँ तक है तो बताओ। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इतना तो एक छोटा बच्चा भी निकाल के बन जाता मैथमेटिक्स से, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए ना। एक ये लिख रहे हो इस चीज को, समझो यहाँ ध्यान से, इस चीज को अगर तुम ये लिख करके कह रहे हो कि ये ए है, ठीक है, इसमें भी दिमाग बहुत लगा होगा कि ऐसे लिखेंगे, ऐसे नीचे ऐसे अंडरलाइन करेंगे और इस चीज को ए बोलेंगे, इसमें भी दिमाग लगा होगा जब जब बना होगा ये चीज। ऐसा समझ में? तो दिमाग बहुत लगता है चीजों को क्रिएट करने में पहली बार, उसके बाद तो उसी चीज को रिपीट करते रहा जाता है, पढ़ाया जाता है। ऐसा समझ में? तो पुराने चीज को ही पढ़ पढ़ के उससे ही नया चीज इन्वेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे अब समझो तुम लोग दिमाग में भी आता होगा कि अधिकतर चीज तो रिसर्च हो ही गया, तो बचा क्या? तो साइंटिस्ट का काम ही क्या है? हाँ, तो अभी भी बहुत सा चीज ऐसा है जो बाकी है रिसर्च दुनिया में। अभी सोचो गैलेक्सी, एक ही गैलेक्सी है हमारा अभी, मिल्की मिल्की वे गैलेक्सी, उसी गैलेक्सी के अंदर हजारों प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और उस प्लैनेट्स के उस सॉरी उसी गैलेक्सी के अंदर हजारों सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम हमारा है। हाँ, अब उस सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट है, पहले 9 था, आया समझ में? अब 8 है। हाँ, अब 8 तो प्लैनेट है, मिनी प्लैनेट्स भी बहुत सारे हैं, मिनी प्लैनेट्स बहुत सारे हैं। ये जो नेपच्यून है अब मिनी प्लैनेट्स में वो भी आएगा। क्या होता है? आया समझ में? हाँ, प्लूटो भी है। आया समझ में? तो ये सब चीजें हैं। अब सोचो एक गैलेक्सी के अंदर इतना चीजें हैं, और वैसे लाखों लाखों हजारों गैलेक्सी में। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, और एक ही गैलेक्सी के अंदर एक अर्थ छोटा सा है, और उस अर्थ के अंदर हम लोग का जीवन चल अलग अलग यूनिवर्स में भी लोग होते हैं ना। बस इसी चीज पर रिसर्च चल रहा है कि पता नहीं। जैसे हमारा अर्थ है वैसे और भी अदर गैलेक्सीज में हो सकता हो कुछ जीवन चल रहा हो। हाँ, अलग इन्फॉर्मेशन होता है, अलग टेक्नोलॉजी भी होता आ रहा है समझ में? तो रिसर्च तो भी बहुत सा चीज रिसर्च कर रही है। फिर बहुत कुछ बाकी होती है, सब नॉर्मल है। है। हाँ, तो यही चीज है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट है तो बताओ। नहीं यार। नेक्स्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पूछे हम्म, इनका वैल्यू पूछे। हाँ हाँ, ये का वैल्यू नहीं, वैल्यू तो बता क्या दो। होता है? ये क्या हाँ, होता है? क्या है देखो वो ई कैलकुलेटर? इज इसका इक्वल वैल्यू टू, तो बता दिए थे। वैल्यू तो बताया था 2.71 ऐसा समथिंग। समथिंग कुछ काम था। हाँ, ऐसी कुछ समथिंग है, हाँ, ये बताया। ये पूछे थे कि ई का नाम क्या है, ये बताओ। पता चला? पता अब इसमें नहीं मिला आपको। बुक में नहीं मिला। और अब लास्ट में जाके गूगल सर्च से गूगल से सर्च ये हम नहीं सर्च किए। हाँ, यूलर यूलर यूलर, हाँ। उसको कहते हैं यूलर वैल्यू, से क्या कहते हैं? यूलर। शायद से और एक्सपेरिमेंट में यूज हो। नहीं, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है ये। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये 10th का ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। नहीं, अब समझो ये है यूलर कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं? यूलर कांस्टेंट इसे कहते हैं यूलर कांस्टेंट। आया समझ में?
और ये कहाँ यूज होता है, तो 11th क्लास में जब जब जाओगे तुम लोग, तो वहां पढ़ोगे एक चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम। एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है लॉगरिथम, इसको शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, लॉग। ठीक है, तो लॉग का ही log e टू द पावर 1, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे अलजेब्रा में कांस्टेंट चलता है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, अलजेब्रा में कांस्टेंट सी को कहते हैं, सी जो है कांस्टेंट होता है। और वही फिजिक्स में जैसे कैपिटल जी होता है। हाँ, कैपिटल जी जो ग्रेविटी का वो यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है कि नहीं है। तो जब अलजेब्रा कह रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे एक लॉगरिथम नाम का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, और फिर 12th में तो पूरा चैप्टर ही है, 11th में 12th में, 11th में हल्का सा झटका दिया जाएगा लॉगरिथम से, 12th में पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इस चीज के बारे में पढ़ो, और वहां पे ये ई का जानकारी तुम्हें मिलेगा, जिसे यूलर कांस्टेंट बोल आया समझ में। तो इसका वैल्यू होता है 2.71 के समथिंग में जाता है, इतना नहीं याद है, मेरे ख्याल से 2.7181 समथिंग आता है, 81 ऐसा कुछ करके आता है, आ रहा है समझ में। ऐसे कुछ रहता है, 8128 ये पूरा उसका मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वैल्यू है, 2.71 एग्जैक्टली वो भी पाई की 18, हाँ पाई की तरह, मतलब एग्जैक्ट के बाद मतलब ये है कि पॉइंट डेसिमल में जो, 2 डिजिट तक। हाँ डेसिमल में जो चीजें यूज किया गया है एग्जैक्ट के लिए, वो वैल्यू है। यहाँ तो कोई डाउट है? एक चीज का देखो फिर से गड़बड़ होगी, माइक नहीं लगाया बना दिया फिर एक वीडियो बना गया। लेकिन आवाज गया, इसलिए तेज बोलो पढ़ाते थे, और ये आदत वहीं से मेरा रखा है। वहाँ पे बहुत बड़ा रूम होता है ना, चिल्लाना पड़ता है, माइक तो रहता ही लेकिन तब भी चिल्लाना पड़ता है, तो उसी से आदत हमको लग गया, पढ़ाते तो अपने आप मेरा वॉल्यूम तेज हुआ। ये सब हम वहीं पे करते थे, कभी कभी रिकॉर्डिंग क्लास भेजना होता था तो वहीं पे हम कर देते थे। क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, ये माइक के बारे में पूछ रहे हो, ये बोया वाला माइक? हाँ, तो क्लिप वाला आता है ना वो क्लिप। अच्छा, क्लिप वाला, ये बोया का है। यहाँ वहाँ फिजिक्स वाले में भी अधिकतर यही माइक यूज होता है, कैमरे में, कैमरा और फोन दोनों का है ये। हम्म, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, आवाज भी जा रहा है। चलो, इतना समझ में आया, यस। कोई डाउट है? तो अब देखो डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम इस मेथड से तुम क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो। इस मेथड से तुम क्या निकालते हो, एचसीएफ। एचसीएफ। अब कुछ स्टेप देखेंगे एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का, एक एक करके। पहले ये देखो, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही, ठीक है। दिस इज ए टेक्निक टू कैलकुलेट एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो, ठीक है, दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर का। इससे एचसीएफ कैलकुलेट किया जाता है ए और बी का, और ए और बी में से कोई एक वैल्यू को बड़ा माना जाता है समझ में, जैसे समझो, अब दो वैल्यू दिया होगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू तो बड़ा होगा एक दूसरे से। दूसरे से। जैसे 3 और 9 दिया है, इसमें से ये बड़ा है इससे। 9। हाँ, 5 4 देगा तो उसमें से 5 क्या है, बड़ा है 4 से। तो उसमें से कोई एक वैल्यू को ये क्या मान लिया है, बड़ा मान लिया है। उसमें से कोई एक वैल्यू को ये क्या मान लिया है, बड़ा हुआ। बड़ा मान लिया। यहाँ तो कोई डाउट है? दो वैल्यू दिया उस दोनों में से कोई एक वैल्यू को बड़ा मान। किसी भी एक वैल्यू को बड़ा मान लिया, प्रूफ करने के लिए थ्योरम को। यहाँ तो कोई डाउट है? हाँ। नहीं है तो देखो, अब चलते हैं एक एक स्टेप देख लेते हैं पहले इसका। अब पहले ये समझ लो यहाँ पर, वैसे तो समझा दिए ऊपर, लेकिन अभी फिर से एक बार समझ लो। यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई एक जो वैल्यू है, जो बड़ा वैल्यू, उसे डिविडेंट बोलते हैं, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे डिवाइजर बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और ऊपर जो तुम वो कर रहे हो, जिससे मल्टीपल मल्टीपल जिसका ले रहे हो, आया समझ में, उसे क्वेसेंट बोलते हैं। और जो नीचे बच जाता है वैल्यू, उसे क्या बोलते हो, रिमाइंडर बोलते हो। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो एक एक स्टेप देख लेते हैं एचसीएफ का, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा को, फाइंड क्यू एंड आर। ठीक है, और फाइंड करो क्यू यानी क्वेसेंट को, और आर यानी रिमाइंडर को। तो पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है,
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर जो रिमाइंडर है वो बराबर, जीरो के बराबर या उससे बड़ा, बड़ा हो सकता और बी से यानी डिवाइजर से डिवाइजर छोटा। आया समझ में? फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। सेकेंड स्टेप में क्या है, तो जो रिमाइंडर तुम्हारा आया, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, अगर तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आया तो फिर सही है। तुम्हारा अगर रिमाइंडर जीरो आया तो जो उसका डिवाइजर होगा बी, है। वही तुम्हारा एचसीएफ है। अब एक एक स्टेप पढ़ाएंगे, अब स्टेप समझ लो, क्योंकि यही हूबहू स्टेप अपने एग्जाम में लिखोगे मेथड लगाते समय। ठीक है, तो ये स्टेप को जब, और इसको याद नहीं करना बैठ करके, एक दो बार खुद से बना के लिखोगे इस चीज को। ठीक है, एक बार देख कर लिखो, दूसरी बार देख कर लिखो, तीसरी बार लिखो, उसके बाद अपने आप स्टेप तुम्हें समझ में आएगा लिखने का, कैसे लिखना है। याद नहीं करना पड़ेगा। मैथ में आज तक कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हो, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व अरे समझ, हाँ, तो यही चीज है, मैथ को याद करने मत बैठना। बट तो समझो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो ठीक है। जो उस समय डिवाइजर था वही तुम्हारा एचसीएफ है। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो जो उस समय डिवाइजर है वही तुम्हारा उस समय का एचसीएफ आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। फिर से क्या लगाओ? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और फिर अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उस समय जो डिवाइजर होगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक जीरो आया तो वहां तक तो ठीक है, बट उसके बाद आप बोले कि हाँ जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। नहीं है। अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कैसे करना है? करेंगे? हमें से पता है कि कौन बच्चा कहाँ फंस जाएगा, लेकिन घबराओ नहीं, एक एक चीज समझाएंगे अभी। इसके पीछे जस्ट एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है, चलो पहले उसको ही समझाते हैं, फिर ये स्टेप तुम्हें समझ में क्लियरली आएगा। समझ गई। देखो, देखो समझो, तुमको 30 हमारा डिविडेंट है और 18 हमारा क्या है? डिवाइजर। तो तुम 30 को डिवाइड कर रहे हो किससे? 18 से। करो जरा, एक बार में एक बार में 18। वो रिमाइंडर आया 12। रिमाइंडर कितना आया? 12। क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आया तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। अब यहाँ लगेगा। डिविडेंड हो गया हमारा। अब ये, हाँ, अब ये हो गया डिवाइजर, हाँ, और डिविडेंट हो गया ये जो ये था, ये हो गया हमारा यहाँ पर डिविडेंट। यहाँ तक कोई डाउट है? अब फिर से लगाओ, एक बार में फिर 12। एक बार में 12। अब क्या आया? क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं, नहीं आया। तो फिर से ये अब हो गया डिवाइजर। 12 लेंगे। अब ऊपर से ये जो डिवाइजर ऊपर था वो आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। डिविडेंड आया समझ में? अब फिर करो, दो बार में 12, जीरो आ गया। जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। फिर तो हमारा जो उस समय डिवाइजर है वो वही तुम्हारा एचसीएफ है। मतलब अगर इस तरह करते हैं, समझ, पहला जो वो डिवाइजर हो गया। अगर रिमाइंडर अगर वो उतना नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो फिर जो डिवाइडर है डिवीजर उसको डिवाइडेंड बना देंगे। आज जो रिमाइंडर, रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे ना। हाँ रिमाइंडर से उसको डिवाइड हाँ, करेंगे। समझो ध्यान से, पिछली, देखो, जब तुम डिवाइड किए हाँ, तो रिमाइंडर आया। रिमाइंडर अगर जीरो आया तो जो उस समय डिवाइजर है वही एचसीएफ हो गया। वही एचसीएफ होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अब वो डिवाइजर का काम करेगा, और डिविडेंड कौन बनेगा? तो जो पिछली बार डिवाइजर बना था ऊपर वाला वही आके डिविडेंड बने। यहाँ तक समझ में आया? जीरो आ गया तो फिर वो क्लियर है? हाँ। हाँ, क्लियर है मेथड। अब समझ में आया? अब स्टेप समझ में आएगा। देख रहे हो, इस एक एक चीज तुम लोगों के लिए बनाया गया है। पीपीटी में एक एक चीज के बारे में सोचा गया है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, उसे कैसे समझाना है, एक एक चीज। और ये कब होता है समझ में आता है? हाँ, अब ये कब समझ में आता है? जब कितना स्लाइड है सर? स्लाइड पे ध्यान नहीं दो, स्लाइड देख के ध्यान स्लाइड पे ध्यान नहीं। तो एक एक दिन में 5-6 स्लाइड हो जाता तो कब तक? हाँ हाँ, स्लाइड पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि बीच बीच में स्लाइड हटाते भी रहते हैं। मान लो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, बात ही बात में कोई कुछ कंसेप्ट बता देते हैं तो वो स्लाइड को फिर हम हटा भी देते हैं। स्लाइड पे ध्यान नहीं दो, स्लाइड बढ़ता घटता रहता है। वैसे तो अभी स्लाइड बहुत सारा खाली है, देखो नीचे, नीचे देखो खाली है ना। क्यों खाली है? क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मान लो कोई डाउट है तुम्हारा क्वेश्चन का तो वो यहाँ पे लेके आएंगे, इसलिए ये स्लाइड खाली भी है, और यहीं से एडिट हो जाता है सब चीजें। आया समझ में? तो स्लाइड पे ध्यान नहीं देना है।
क्वेश्चन बहुत जल्दी तुम लोग क्वेश्चन करें, चैप्टर मुश्किल से 10-11 लेक्चर में खत्म है। आर्य सवाल का जो है पहला एक जो है क्वेश्चन वो सीखो। पहला एक्सरसाइज आर्य सवाल का पूरा ले उठा लिए हैं, मतलब पूरा नहीं, मतलब कि जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ले लिए हैं, पीपीटी में ऐड है, और प्रैक्टिस भी लेके चल रहा है। ये देखो ट्री जो है ना, कंस्ट्रक्शन ट्रीज, इसका प्रैक्टिस भी लेके चले हैं, एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। ये देखो कितना सारा प्रैक्टिस है, समझ रहे हो, दिख रहा है, यहाँ पे ट्री का एनिमेशन तुमको दिखाई देगा, हर चीज का ध्यान रखा गया है। चलो यहाँ पे थे ना, तो ये चीज समझ में आया। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये है कि कंटिन्यू विद द प्रोसेस अंटिल वी गेट रिमाइंडर एज 0। अगर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, जैसे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे। ठीक है, नाउ द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द एचसीएफ। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस समय पर जो डिवाइजर था वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं? लास्ट में 0 आया, तो उस समय पर जो डिवाइजर डिवाइजर था वो 6 था, वो वो 6 एचसीएफ एचसीएफ हो। कोई डाउट है यहाँ पर? नेक्स्ट, आल्सो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी कॉमा आर, वेयर एज एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मीन्स एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। समझो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी का मतलब है कि जो एचसीएफ है वो ए और बी का ही नंबर का क्या है, एचसीएफ है। जैसे 3 और 5 का एचसीएफ अगर जो भी आएगा, ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखा रहेगा। आया समझ में? और इनका एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि इनमें क्या कोई कॉमन चीज है, कॉमन इन दोनों में क्या है, एक ही है, तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? चलो, इन शॉर्ट में अगर उतना तीनों का स्टेप देखें, जो थ्री स्टेप पढ़े गए हैं उसको शॉर्ट में अगर देखें, हर चीज का सोचा गया है, और शॉर्ट में अगर देखें तो 2 नंबर्स में से सबसे बड़े वाले का जो है उसको छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि 2 नंबर होगा, उसमें से एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उस स्टेप से समझ में आया। फिर जो रिमाइंडर आया उसको क्वेसेंट बनाओ, फिर डिवाइजर को डिविडेंड से क्या करो, डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करो। शॉर्ट में भी लिख दिए हैं कि उन 3 स्टेप को पढ़ो, नहीं समझ में आया तो लास्ट में शॉर्ट से ही पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, वो भी हिंदी में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? नोट्स में एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। कोई डाउट है? क्वेश्चन बनाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है सीबीएसई में, बहुत पूछा गया है। सैंपल पेपर उठा के देखोगे 10th क्लास का, ऐसा क्वेश्चन तुमको हजारों मिलेगा। जल्दी करो इसको। कह रहा है कि यूज करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और फाइंड करो एचसीएफ 135 का और 225 का, 135 और 225 गया, गया क्या, आ गया? हम कहे कि गया, आखिरी सांस है उसका। ऐसा बोरिंग लगता है क्या क्लास? इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। 45 अगर हाँ, अगर बोरिंग लगे तो बताना, वही फिजिक्स वाला ही कुछ मेथड अपनाया जाएगा। 45 है। 45 है, और किसी का? तुम्हारा? 45 से हम निकालेंगे और वो मेरे तो मतलब दूसरा देख ले बस, उससे ऐसा काम नहीं चलेगा। वही वही वाला हाल हो गया फिर तो। एक बच्चा दौड़ लगा रहा है, दूसरा बैठ के देख रहा है आंखों से। नहीं, जब दो दोगुना पे नहीं आया था, एक ही में उठा उसको। अच्छा, इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये है, 135 तो इसको डिवाइड करेंगे इससे। पे आया था। और बॉडी में नहीं, आराम से। आराम से करो, आराम से, टाइम लो, मैथ में आराम से बनाओ। और उसके बाद नहीं कटा, रुक जाओ, इसको ले लेते हैं। लॉन्ची, इसको ये बना देंगे, इसको 135
डिविडेंड बना दोगे। अच्छा, तुम लोगों को प्राइम नंबर याद करने के लिए दिए थे, हुआ नहीं हुआ? याद है। याद है। बताओ फिर। 100 तक। हम्म। पहला 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 37 31। 31 भी है, 37 उसके बाद 43 47 उसके बाद 53 41 कहाँ गया? 41। 41 हाँ 25 होता है, उसके बाद 25 एक दो होगा। चलो कोई नहीं, कोशिश तो की है ना, कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होता है। एक एक देख करके ही हार मान गया, और एक उसके लिए कहा कि यार कुछ कोशिश करके देख लेते हैं, तो वो जीत गया। फिर अगर वो सोच लिया कि कोशिश करके देख लेते हैं, तो फिर वो जीत गया। ऐसा समझना तुमने ये किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना। समझ में आया? नहीं है एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, और नहीं याद हो तो जहाँ पढ़ते हो ना, पूरा नहीं सर यार, मतलब 1 से 100 तक में अब जिसका नहीं है वो बस पता चल जाता है। नहीं भी याद हो रहा है ना, हाँ 15 तक 150 तक 15 तक नहीं, 50 तक। हाँ मतलब 50 हाँ 50 तक 50 तक 15 वो नहीं बताना, 1 से 100 के बीच में, मतलब वो बताना है कौन 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 सा है ये बताओ। और नहीं याद हो ना, तो जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पेस्ट कर दिया करो, प्रिंट निकालो पेस्ट मार दो। प्रिंट नहीं अगर हो उतना वो कर पा रहे हो, बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, हाथ से ही लिख लो लिख के अपने और दीवार पे पेस्ट चिपका मार दो। आया समझ? हम जहाँ इससे पहले, क्योंकि अभी तो रूम जस्ट हम लोग खाली करके आए यहाँ पर, जहाँ रहते थे वहां पे, जहाँ पढ़ते थे वहां पे पूरा दिवाली पेस्ट कर दिए थे, मैप से, फलाना से, ढिमकाना से, सब चीजें पेस्ट कर दिए। मैं तो फिर डबल साइड टेप से उखाड़ दो। हाँ डबल साइड से या फिर टेप से ही करो, अगर ज्यादा वो है तो। प्रॉब्लम अगर नहीं करना है दीवार पे कुछ तो। अब देखो यहाँ पर इस चीज को 135 और इसका, 135 चलो ध्यान दो, देखो 135 को 225 से करोगे, ठीक है, तो 135 के टेबल में 225 दो बार में तो कितना हो गया? 135 का टेबल में ज्यादा हो गया, 200 270 हो गया दो बार में, लेकिन 225 चाहिए, यानी एक बार में ही 200, एक बार में 135 होगा। अब 135 को 225 से घटाओ, 90 90, 90 आ गया, और तो रिमाइंडर जीरो आया नहीं, नहीं आया ना, तो फिर अब उस 90 को डिवाइजर बनाओ, और पिछली बार जो डिवाइजर बना था उसको डिविडेंट बनाओ। डिविडेंड अब 90 को 135 से डिवाइड करो, नहीं होगा, नहीं होगा, 180 हो दो जाएगा। बार में 180, तो फिर एक बार में 90। अब 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 45 बचेगा। फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर रिपीट करेंगे मेथड को, अब जो उस समय डिवाइजर 90 था डिवाइजर, तो उसको डिविडेंड अब वो डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर हमारा 45 को बना तो दिया, उसको डिवाइजर बना दिए, अब उसको कटाओ, 45 गुना 90, दो बार में कट दो बार में कट गया, जीरो आ गया। हमारा एक्सेप्ट हो गया। जो डिवाइजर अब उस समय प्रेजेंट में है, लास्ट में वही बचा हाँ, 55। तो वही हमारा डिवाइजर एचसीएफ हो गया। इतना ही है मेथड बस। और ये यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन तुमको हमेशा डेली, मतलब जब भी एग्जाम होता है बोर्ड का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वाला हाँ इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ये आसान है। आया समझ में? और एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है इस चीज को, ठीक है, बन जाएगा अब एग्जाम में आएगा तो। बन जाएगा। काफी सारा क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ इसके बाद वो इस तरीके से कर लोगे, 225 को तोड़े, वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी को लिखा गया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर दूसरे वाले मेथड में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर थर्ड वाले मेथड में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर नहीं है तो वहां पे छोड़ भी दे सकते हैं, हाँ तो आगे क्या है, अब आर नहीं आया समझ में? कोई डाउट है? तो यही है, यहाँ पे एचसीएफ तुम्हारा आ जाएगा 40। कोई डाउट है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, लेमा क्या होता है दोबारा ये आ गया, फिर से पढ़ा चुके हैं, स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। पढ़ा चुके हैं, ये सब चीजें हो चुका है। एक चीज याद रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का दूसरा ही मतलब होता है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो अगर एग्जामिनर को घुमाना होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो लिखेगा यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फाइंड दिस एंड दिस। अब वहां बच्चा कंफ्यूज, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब बच्चा वहां कंफ्यूज, आया समझ में? अब लॉन्ग डिवीजन कौन सा? हाँ सो क्योंकि तो वो तो लिक्विडली डिवीजन ऑफ लेमा पढ़ा है। आया समझ में? अब वहां कंफ्यूज,
तो ये सब Division में चीजें, कौन सा क्या लगा हाँ ये सब चीजें एग्जामिनर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है घुमाना क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। सेकंड टाइम यूज करके। इस पे ध्यान देना। बाकी ये मेथड हो चुका है, पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। कोई डाउट है? तो सर ये सारा चीज हो गया है, सारा चीज हो गया है। देखो ये इसलिए बोलते हैं कि स्लाइड पे ध्यान नहीं दो, बहुत सा कंटेंट ऐसा आएगा जो हम पहले बता चुके हैं और वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो स्लाइड पे ध्यान नहीं देना है। अब पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर फैक्टर ट्री के बारे में, ट्रीज। और ये भी क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट जब हम लोग थे टेंथ में, जब टेंथ के एग्जाम देने गए थे तो मेरे टाइम पे आया था। बहुत अच्छा मेथड है। मेथड क्या, एक तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। मेरा इस बार आया, मतलब उस बार में 86% आया था। 96 86। 86 10 और 12th में आया 96। 12th में लोग ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि 10th में उनको झटका झटका लग जाता है। झटका लग जाता है कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन फेस कर रहे हो। और मेन दिक्कत है ना 12th में नंबर उठने का, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा टॉपिक है ना 11 12th में, तुमको मन करेगा पढ़ने का बहुत। और ऐसा ऐसा, पीसीएम सर हाँ पीसीएम से थे, और ऐसा ऐसा टॉपिक और उसमें मिलेगा ना कि मन करेगा छोड़ भी दे, ठीक है, क्योंकि भयानक भयानक चैप्टर भी है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है, क्योंकि और मैथ खास करके तुम लोग इसी लगेगा। में ये तो और साइंस में तो और मतलब कुछ हाँ नया जानने के लिए हमेशा मिलता है। हाँ, और खास करके मैथ में और तुम्हें मजा आएगा, खास करके जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। और तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब जो बड़ा बड़ा प्रश्न तुम समझ आते हैं। और खास करके देखो बच्चों को 11 12th में डराता कौन सा है चैप्टर मैथ का? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो दो चैप्टर है, लॉगरिथम, ये जो दो तीन चैप्टर हैं, बहुत डराते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा डराता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन उसमें इतना भयंकर क्वेश्चन भी आ जाता है ना कभी कभी, हालत खराब हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन हाँ अगर उस चीज को डेली करोगे, वहां जब 11th में टीचर पढ़ाएगा ना, हाँ हो जाएगा। डेली करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए इजी लगेगा मैथ, ठीक है। और उसका शॉर्टकट भी बना फिर सकते हो खुद से, शॉर्टकटली कुछ स्टेप को गैप करके फटाफट आंसर ला दोगे। जैसे खुद ही देखो, पहली बार किसी रास्ते से जाओगे तो बड़ा लगेगा, लेकिन अगर डेली वही रास्ते से जाओगे ना तो वो रास्ता छोटा लगेगा वहां लिए, होता है ना। अब देखो एक कंस्ट्रक्टिंग ट्रीज के बारे में देख लेते हैं स्टेप। सबसे पहले इतना ध्यान मत दो, इसमें सिंपल से एक चीज याद रखो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ही कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल रहता है। एक साइड, इस ट्री में एक साइड प्राइम नंबर रहेगा और दूसरी साइड कंपोजिट नंबर रहेगा। आया समझ में? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सारा पढ़ा चुके हैं, इसलिए पढ़ाना जरूरी था सारे नंबर। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हाँ प्राइम नंबर क्या, कंपोजिट नंबर क्या, अब समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ा, इसलिए बेसिक चीज पढ़ाना जरूरी होता है जो उस चैप्टर में बार बार यूज हो, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा, टीचर पढ़ाते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्राइम नंबर क्या कंपोजिट नंबर क्या। जैसे 48 का फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, 48 को ट्री बनाते हैं 48 का, ठीक है, और समझते हैं। जैसे ये आया 48, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को बांटो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करो। पहले देखो 48 2 से जाएगा, जा रहा है, तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको दो हिस्से में बांट दो, दो हिस्से में बांट दिए। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि ये 2 का फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर बन सकता है, तो पहला हमारा आ जाएगा 2। अब 2 आ गया तो इसको 2 से काटो तो बच रहा है क्या? 24 बच रहा है, 24। तो दूसरी साइड तुम्हारा क्या आ गया? 24 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसमें देखो एक है तुम्हारा 2 जो कि प्राइम नंबर है, और एक है तुम्हारा 24 जो कि कंपोजिट नंबर है। यही तो बोले ना कि ट्री में एक तुम्हारा प्राइम होगा और दूसरा कंपोजिट होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। प्राइम को तो दोबारा नहीं तोड़ सकते हो, प्राइम तो खुद और ये 1 से ही टूटता है, और तो किसी से टूटेगा नहीं, तो इसको वैसे ही रहने दो। कंपोजिट वालों को फिर से तोड़ो, कंपोजिट वाले को फिर से तोड़ो। अब 24 देखो, सबसे छोटा प्राइम से स्टार्ट करो, फिर 2, क्योंकि 24 फिर 2 का फैक्टर बन रहा है, तो फिर 2 आ गया तुम्हारे पास। पहले 2 हिस्से में करो, और एक आ गया तुम्हारा यहाँ पर 2,
अब क्या बच गया 12 12, तो दूसरी साइड तुम्हारा बन गया 12, 12 फिर कंपोजिट नंबर, फिर एक कंपोजिट नंबर आ गया, फिर उसको दो, फिर इसको तोड़ो, 6 ठीक है, कंपोजिट और 6 और 6, फिर 6 कंपोजिट नंबर है, 3 फिर तोड़ो, इस बार 2 और 3 आ गया जो कि दोनों ही प्राइम नंबर है। आया समझ में? अब नहीं टूट सकता है। तो ये तुम्हारा 48 का पूरा एक ट्री बन गया, 48 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ट्री बन गया, ठीक है। इसी को बोला जाता है फैक्टर ट्री, इसी को बोला जाता है फैक्टर ट्री, ठीक है। तो अब इसमें देखो 48 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो एक 2 है, एक 24 है, एक 12 है, एक 6 है और एक 3 है। ये 48 के सारे फैक्टर्स। आया समझ में? 6 12 24 आया समझ में? कोई डाउट है? तो इसी को फैक्टर ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। और 48 को कैसे लिखोगे, तो देखो जरा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, और क्या बच गया जरा देखो लास्ट में, देखो क्योंकि इन सबको तोड़ के ही तो आया है, तो लास्ट में बचा क्या, 3, तो इंटू में 3, 2 की पावर 4 क्या होता है, 4 4 16 16 2 की पावर 4 16, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो गया 16 तिया 48। कोई डाउट है डाउट? तो इसी को कहते हैं फैक्टर ट्री। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, ये रूल में सबसे पहला रूल देखो, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो, बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आया समझ में? एनिमेशन दिख रहा है तुम्हें? नेक्स्ट, फिर वही, प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड प्राइम नंबर को रखना है फैक्टेड ट्री में, और राइट हैंड साइड तुम्हारा रहेगा कंपोजिट नंबर। कोई डाउट है? और थर्ड है कि डू नॉट मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर, कब कब तक तुम्हें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे नहीं जाना है, जब तक तो वो लास्ट वाला भी प्राइम नंबर ना आ जाए, जब तक वाला तुम्हारा लास्ट वाला प्राइम नंबर नहीं आ जाए। और दूसरी बात, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 मत कर देना, क्योंकि ये 3 24 3 का भी फैक्टर है, कि जब तक अब ये चल रहा है 2 का फैक्टर, तो इसको 2 2 ही लेके चलो। आया समझ में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्राइम नंबर पे तब तक मत बढ़ो जब तक वो उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, वो उसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अभी ये 24 3 का भी फैक्टर था ना, तो यहाँ पे हाँ, अभी उससे भी छोटा 2 से हो पा रहा है, अभी 2 ही से लेके चलो। पॉसिबल नहीं तो 3 से करेंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, बस यही सिंपल सिंपल सा रूल है और काम खत्म। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट बता दो, फटाफट करो, 2 मिनट टाइम है, काम खत्म करते हैं 2 मिनट प्रैक्टिस करके। और आज हमारा है, नहीं नहीं ऐसे ही बनाओ फटाफट। और आज हमारा है ये लेक्चर कौन सा है, थर्ड, तीसरा लेक्चर है। और डाउट हुआ करे तो पूछा करो। दोनों बन गया ना? और ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कुछ गैप कर देगा, कुछ दे देगा और कहेगा कि पूरा सॉल्व करके बताओ फ्री को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 28 में 4 से करो 7 आएगा। ठीक है। हाँ, आया समझ में? कोई डाउट है? चलो, ये आंसर है यहाँ पर, इसको करो। देखे एनसीईआरटी, ये नया वाला पैटर्न पे है ना। करोगे इसमें तो 2 ही एक्सरसाइज दिया मेरे ख्याल से, कितना दिया है? तो 2 ही है ना, 2। हम लोग के टाइम में 3 4 मेरे ख्याल से था। 4 4 एक्सरसाइज हो गया। हो गया। मिला लो आंसर। अच्छा, कोई डाउट है अभी तक जो पढ़े हम लोग? इस तरह नहीं आ रहा, क्यों इस तरह क्यों नहीं आया, क्या कर दिए? हम इस तरह लिया ये जो गैप दिया था ऐसे ही करना था, इस गैप में फिल करना था, क्या क्या है, नहीं तो मैं क्योंकि इसका तो बहुत सा ऐसा बन जाता।
मेरा ऐसा है, 2 का भी लिए तो एक हाँ, हाँ। 2 से 5 ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैक्ट करना है। हाँ, क्योंकि 210 का तो फैक्टर बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये दिया हुआ है बॉक्स, उसी को फिल करना है। पढ़ लिया। आया समझ में? ऐसा आता है सीबीएसई में, और बच्चे यही गलती करते हैं, 2 मिनट आ गए। खुद से वो कर लेंगे प्राइम नंबर निकाल करके, लेकिन वैसे नहीं करना है, जो गैप दिया है उसमें फिल करना है। तो सब आप बोले कि जो फैक्टराइज होगा जो सबसे हाँ कम से होगा ना, हाँ, सबसे अच्छा तो ये इस तरह दिया हुआ है तो पहले से ये बॉक्स बना के दे दिया, दिया हुआ है। अच्छा अब इस ध्यान नहीं ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक सही है, हाँ हाँ समझ आ रहा है समझ में, और ऐसे तुम्हें फिल करना है। लास्ट में दोनों प्राइम नंबर निकल गए। हाँ 5 और 2 3 हाँ, एक तो 2 7 और 2 5 निकल गए। लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्राइम नंबर ही आएगा बचेगा, फिल द ब्लैंक स्टेप्स है उसमें, फिल इन द इसीलिए ब्लैंक्स टाइप आपको का है। बैठाना है। हाँ, इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम लोग, यहाँ पर भी कि गड़बड़ करोगे। 2 3 आ गया और फिर इधर से 5 7 कोई डाउट है? मिला लो, कोई डाउट है यहाँ पर? एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको करो और फिर छुट्टी करते हैं। अभी टाइम है क्या? टाइम बट जाना है लेना। अच्छा, अभी जाना है छोटा भाई कोचिंग पढ़ रहा है अच्छा, तो उसको घर छोड़ दो। चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा हो गया। अब करो इसको, एक्स फाइंड करना है। तो देखो नीचे दिया है 3 और 2, तो इसका मल्टीपल ही यहाँ पर होगा। आ गया समझ में? खत्म कहानी पूरा। 6 लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। 150 समझ में आया? कोई डाउट है? ना। कोई डाउट? ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। हो गया ना? अब जो कल लेक्चर होगा उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी का 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल वाले में। और जो परसों होगा उसमें एनसीईआरटी का 1.2 पूरा कंप्लीट, यानी परसों तक में एनसीईआरटी की तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा आर्य सवाल, वो तुम्हारा और जो लेक्चर लगेंगे 1 2 4 जो भी लगेगा उसमें पूरा कंप्लीट। पहला चैप्टर में बस एक चीज में दिक्कत होता है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है। कॉन्ट्राडिक्शन ना वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया ना कि पहले तुम बोलोगे कि ये है मतलब लेट करके हाँ मानेंगे पहले, फिर उसको अगर वो नहीं आया तब जाके उसको हाँ। लिखेंगे। जैसे तुम पहले देखो कहेगा कि √2 को प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर है, तो पहले तुम बनाएंगे, पहले तुम कहोगे कि ये जो है रेशनल नंबर है, लेट, लेट ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट हाँ उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे हाँ। फिर जाके आउट लेंगे। फिर लिखोगे कि देयरफॉर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बन रहा है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बन रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस कंसेप्ट को कि √2 इज ए इरेशनल, इस कंसेप्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ में आया? देन दैट इज कॉल्ड ए, क्या लिखोगे? √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर सब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नहीं आता है तो हम उसके बाद उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख, मतलब जो जितना रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है वो सारा लिख के बस उसको लिख देंगे, प्रूफ कर दोगे। आया समझ में? यही करना है। अब सिंपल सा तरीका है, √2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना, उसको पहले रेशनल मान लो, रेशनल का पूरा मेथड लगाओ उसमें कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पी और क्यू इंटीजर्स है कि नहीं है, जीरो है, जीरो है कि नहीं है, वो तो सही है। अगर वहां पे कह दिया एग्जाम में कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बनाना है हाँ तो वही बताएंगे कैसे करना है। वही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन भी अभी बताएंगे तुम लोगों को, सब चीज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ही होता है मानना। मानना है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया कि उस कॉन्सेप्ट में जो तुम माने हो उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आया समझ में? दिक्कत हो रहा है उस चीज को पुट करने में, उसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो ये सारा चीज करेंगे एक एक करके। अभी जो पढ़े समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो, तो यहीं तक रखते हैं फिर क्लास को। बाकी क्लास गैप मत किया करो, ठीक है? कोशिश रखो कि कंटिन्यू बना रहे चीजें, ठीक है? क्योंकि जब